तभी बताया गया था कि सोशल सिक्योरिटी का कुछ लेजिस्लेशन है, आपने लिखा होगा कुछ रूल्स रेगुलेशन सोशल सिक्योरिटी में लिखे है ना। जैसे द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972, 1984 कुछ नहीं होगा, 48 है वो, ESI 48 1948. Then you have Good afternoon, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब हम आप लोग को बेनिफिट्स बता रहे थे तब बताए थे ना कि कुछ बेनिफिट्स स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है उसको देना ही देना है, और कुछ बेनिफिट्स नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं, यानी वो उसकी मर्जी पे है कि वो क्या देना चाहता है। ओके, तो वो हम रिजर्व करके रखे थे अभी के लिए कि ये सब जो ग्रेच्युटी है, पीएफ है, ये सब स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस होता है, यानी देना ही होता है एम्प्लॉयर को। ओके, राइट डाउन द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, राइट। देखो, यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज बख्शिश? क्या होता है बख्शिश? मैम बोलो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना। बख्शिश क्या होता है? व्हाट इज बख्शिश? किस तरीके से? कितना कॉमन वर्ड है, डेली यूज का वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। टेल मी व्हाट इज बख्शिश। हाँ बताओ, जैसे ही बताओ। जैसे कि दिवाली में आपके यहाँ जो सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं उनको बख्शिश देते हैं ना हम लोग। जो मेड वगैरह काम करती है वो बख्शिश मांगती है ना कि त्योहार है। टिप टिप बोलो तो, टिप बोलो। जैसे वेटर तुमको खाना खिलाता है तो उसको कहते हैं ना बख्शिश। समझ में आई बात? टिप की तरह ग्रेच्युटी बख्शीश की तरह ही शुरू हुई थी। ये जो लॉ है ये पहले कानून नहीं था। पहले क्या होता था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वहां पर जब एम्प्लॉयर काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे, तो अभी की तरह जॉब स्विचिंग का सिस्टम नहीं था बहुत ज्यादा। अब तो बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आपके पास भी ऑप्शंस बढ़ गया। एचआर को एक मेजर प्रॉब्लम ये समझ में आने लगा कि लोगों को रोक के कैसे रखा जाए। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले ज्यादातर एम्प्लॉयज जहाँ ज्वाइन करते थे फिर वो वहीं काम करते थे, तो वो जब रिटायर होते थे ना तो उनके बहुत लंबे समय तक क्योंकि वो रह गए, अपनी सेवा दिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस चीज को रिकग्नाइज करने के लिए, उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए जो पैसा वो रिटायरमेंट बेनिफिट के तरीके से देने शुरू किए एम्प्लॉयर्स, वो था उस वक्त का ग्रेच्युटी, बख्शीश की तरह कि चलो हम बहुत खुश हैं तुमसे तो हम बख्शीश देते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं,
जो ऊपर से उसको देना होता है वो आप देते हैं, खुश होके देते हैं ना। अगर आप मान लीजिए कुछ भी ना दें तो क्या वो आपको चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप अपने खाने का बिल ना दें तो वो चार्ज कर सकता है? यस, वो चार्ज कर सकता है। लेकिन आप जो धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा किसी चीज की आदत लग जाएगी वर्कर्स को, वो भी पैसा जैसी चीज, फिर आप उस चीज को नहीं देंगे तो क्या वो उसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। फिर जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या होता था कि उसको पैसे नहीं देते थे ना कभी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो अधिकार की तरीके से उस पर क्लेम करने लगते, ये तो हमारा अधिकार है, ये मिलना ही मिलना चाहिए, तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा हो गया कि बहुत सारे कोर्ट केसेस होने लगे इस पे, वर्कर जाकर के कोर्ट में केस कर देता था कि हमको नहीं दिया। ठीक है, कई जगह पे कई स्टेट्स में ये स्कीम की तरह काम कर रहा था, यानी एक अग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उस एग्रीमेंट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए। कोर्ट केसेस का ज्यादातर फैसला वर्कर के फेवर में आया। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 1970 में पास की ग्रेचुटी के लिए, फिर केरला गवर्नमेंट 1971 में पास की। लेकिन देखो जब तक केंद्र सरकार कोई कानून पास नहीं करती है, क्या उस कानून में यूनिफॉर्मिटी होती है? तो फिर किसी स्टेट में स्कीम पे चल रहा है, किसी स्टेट में कोर्ट ऑर्डर पे चल रहा है, किसी में केस ही चल रहा है, कहीं बख्शिश की तरह ही चल रहा है। तो इन सब को हटाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेचुटी, यू डोंट राइट सनी, आई विल मेक यू राइट, 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है, समझ में आई बात कि ग्रेचुटी कैसे शुरू हुआ? लिखिए, राइट डाउन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। This act was enforced on This act was enforced on 16 September 1972. September 1972. Next, in the country, some employers of large scale industry started the tradition of gratuity. Some employers of large scale industry started the tradition of gratuity. To recognize the meritorious service of workers. Meritorious service of workers. Then after, the payment of gratuity started on the basis of सर्विस ऑफ वर्कर्स के बाद क्या है? सर्विस ऑफ वर्कर्स, फुल स्टॉप,
then after, उसके बाद, then after the payment of gratuity started on the basis of scheme agreement. Started on the basis of scheme agreement. Comma, court order, etc. Scheme agreement, comma, court order, etc. in other industrial organization. In other industrial organization. Finally, in 1972, gratuity payment got uniformity when the central government passed the act inverted comma में डाल के लिखो, the Payment of Gratuity Act 1972. The Payment of Gratuity Act 1972. Next heading डालो, introduction. इंट्रोडक्शन. ये बताइए, जब स्टेट कहीं कानून पास करती है तो वो कानून कहाँ एप्लीकेबल होता है? स्टेट में. और केंद्र सरकार करती है तो पूरे देश में. तो पूरे देश में जम्मू कश्मीर भी आता है. जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बात मालूम है? बोलो. Not that. देखो, that was a state. It became UT. दो यूटी में नहीं टूटा है ना. पहले इस तरीके का लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था. ठीक है. अब इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. अब पहले केंद्र सरकार का, तुमको मालूम है ना कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था, वहां पर उसका अपना कानून था. आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने की वजह से वहां अब सारा कानून लागू होता है. ठीक. राइट डाउन. इंट्रोडक्शन में लिखिए, इट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. It is passed by central government. So it extends to the whole of India. So it extends to the whole of India. It is known as किस टाइप का लेजिस्लेशन है ये? किस पे पढ़ रहे हैं आप लोग? ग्रेच्युटी किस तरीके का लेजिस्लेशन है? सोशल सिक्योरिटी है ना. इट इज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. It is a social security legislation.
देखिए कोई भी जो एक्ट होता है वो हर जगह नहीं लागू होता, ये आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि कोई एक्ट, कोई कानून किस चीज को गवर्न करता है। जैसे खान में जो कानून लागू होता है, माइंस में, माइन का एक्सीडेंट, माइन में कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, ऊपर खान के ऊपर और नीचे दोनों होता है खान, तो अबव माइन वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, बिलो माइन वर्कर्स को कितना मिल, ये सब चीज उस जगह उसी कानून पे लागू होती है जो उस जगह पे एप्लीकेबल होती है। जैसे द माइंस एक्ट 1952 माइंस में लागू होती है, ठीक है। उसी तरह हर एक्ट हर जगह लागू नहीं होती। लिखिए स्कोप एंड कवरेज, स्कोप एंड कवरेज। The act applies in all industrial establishments The act applies in all industrial establishments like The act applies in all industrial establishments like factories, mines, plantations, oil field, etc. It also applies in shops and establishments where at least 10 persons are employed. Where at least 10 persons are employed. It also applies in school, schools, club, trust, and society. School, club, trust, and society. ये तो हुई स्कोप और कवरेज की बात, ठीक है। कहाँ कहाँ वो एक्सटेंड करता है, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है। अच्छा, ग्रेजुटी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन भी होगी कि आप ऑफिस में हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में या जहाँ पे भी काम करते हैं, उसके बाद कब आपको ग्रेजुटी मिली, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसी को भी मिल जाती है, 6 महीने वाले को भी मिल जाती है या 10 साल वाले को मिलती है, क्या ग्रेजुटी के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि यू शुड हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 5 साल लगातार सर्विस आप जहां जहां लिखे हैं अभी, जितना फैक्ट्रीज, माइन, पोर्ट, प्लांटेशन, ऑयल फील्ड, स्कूल, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी, जहां पे भी आप 5 साल लगातार सर्विस से ऊपर किए, सिर्फ 5 साल नहीं बोलेंगे आप, 5 साल लगातार, ऐसा नहीं कि 3 साल आप यहाँ काम किए फिर कहीं चले गए 1 साल के लिए, फिर आए 2 साल काम कर लिए तो आपका 5 हो गया, नो, कंटिन्यूअस, ठीक है। 5 साल लगातार सर्विस जब आप कर लेते हैं तब आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ग्रेजुटी की। और ये पेमेंट कौन देता है, आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि क्या 5 साल होना ही होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या इसमें, है, डेथ और डिसेबलमेंट, किसी की अगर डेथ हो जाती है 5 साल से पहले तब भी वो पैसा दे दिया जाएगा, और कोई डिसेबल हो जाता है तो। देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन,
If an employer has completed 5 years of continuous service, if an employee has completed 5 years of continuous service, then he is entitled for gratuity. Then he is entitled for gratuity. Such provisions shall not apply in case of death and disablement. In case of death and disablement of employee. In case of death and disablement of employee. Next, right? मैम हाँ बोलो. डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या था? Death and disablement. Displacement नहीं, disablement of employee. एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है या वो डिसेबल हो जाता है किसी तरीके से, तो 5 साल से पहले भी उसका ग्रेच्युटी पेमेंट किया जा सकता है. राइट डाउन. कंडीशंस फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट. किन किन कंडीशंस में ग्रेच्युटी का पेमेंट होगा? Conditions for gratuity payment. Point number 1, superannuation. Superannuation, ANNUATION. Superannuation. Second, voluntary retirement. Voluntary retirement. Third, resignation. Resignation. Fourth, death. Fifth, disablement. Sixth, chronic disease. Sixth is chronic disease. Chronic disease मतलब कोई गंभीर बीमारी. इन केसेस में ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा. सुपरएनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, आपने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया है, रिजाइन कर दिया है, लेकिन वो रेजिग्नेशन का कब होना चाहिए? अभी एलिजिबिलिटी बताए ना, कब रिजाइन करोगे तो पैसा मिलेगा ग्रेच्युटी का? कम से कम 5 साल के बाद. हाँ, और डेथ, डिसेबलमेंट और क्रोनिक डिजीज. ठीक, देखिए ये वर्ड हमेशा ही याद रखना होगा, कंटिन्यूअस. नेक्स्ट लिखिए. देखिए इतने केसेस में आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर देता है, आपको जरा भी कंट्रीब्यूट उसमें नहीं करना है. लेकिन क्या ऐसा भी केस है जिसमें कि ये एम्प्लॉयर आपका ये पैसा रोक सकता है, या तो टोटली या पार्शियली? कैसे केसेस हो सकते हैं ये भी एक्ट में लिखा हुआ है. देखिए, पार्शियली और होली forfeiture, FORFEITURE, मतलब रोक लेना या छोड़ देना. पार्शियली और होली forfeiture ऑफ ग्रेच्युटी. पॉइंट नंबर 1,
किस केसेस में? राइट डाउन द पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फर्स्ट पॉइंट, यू राइट in case of major misconduct. In case of major misconduct. Second, moral turpitude. Moral, TURPITUDE. Moral turpitude. Third, damage to employer's property. Damage to employer's property. Fourth, riotous. Riot मतलब क्या होता है? बोलो. राइट हो गया यहाँ, उसका मतलब राइट नहीं, रायट. रायट, RIOT, राइट. राइट मतलब क्या होता है? यहाँ राइट हो गया इस जगह पे. मैम जुलूस. दंगा. राइट मतलब होता है दंगा. देखिए, राइटस, ROITOUS, राइटस. Riotous or violent behavior. Riotous or violent behavior. ठीक है. Now I'll explain you the points. What is the first point? In case of major misconduct. देखिए, when you go to office, when you're working in an organization, there has to be a proper decorum maintained. You have to be disciplined. There are certain rules and regulations. There are certain discipline that you need to follow at your workplace. जैसे misconduct, आपका behavior अगर खराब होता है, of course थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़ा किसी से बाता-बाती हो गया तो उसमें ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रुकता है, पर अगर कोई मेजर मिसकंडक्ट हो जाए, बड़ी बात हो जाए, कोई ड्रिंक करके ऑफिस चला जाए, मैनेजमेंट के साथ उसकी गाली गलौज करने लगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगे, पीयर्स उनको जो फ्रेंड्स हैं उनके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मारपीट करने लगे. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि ये मेजर मिसकंडक्ट में वो कंसिडर करता है या माइनर मिसकंडक्ट. अगर इस तरीके का कोई मेजर मिसकंडक्ट होता है तो उसमें ग्रेच्युटी का पैसा रोका जा सकता है. बाकी सब क्लियर हो जाएगा, पीएफ वगैरह क्लियर हो जाएगा, पर ग्रेच्युटी कैन बी स्टॉप्ड. नेक्स्ट पॉइंट, मॉरल टर्पिट्यूड. टर्पिट्यूड मतलब विकेडनेस, कुछ बदमाशी. देखिए, हम बहुत सारा काम होता है जो हमें कोई देखता नहीं है, nobody is seeing us, लेकिन हम उस चीज को इसलिए करते हैं क्योंकि वो मॉरली सही है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो क्या आप उनके लिए पानी लेके जाते हैं? क्या आप उसको जूठा करके देंगे? नहीं देंगे. खाना जूठा करके देंगे? नहीं. कोई आपको किचन में नहीं देख रहा होता है पर फिर भी आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि ये मॉरली गलत है, ये गलत काम. उसी तरीके से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात, प्लान, किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी या कोड अगर बाहर चला जाता है तो उससे आपके, जैसे कि टेंडर वगैरह में कितना बिड हुआ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. पूरा का पूरा टेंडर मिलता है उस बेसिस पे. आप उस पे काम कर रहे हैं और आपने उसको बता दिया अपने राइवल्स को, ये मॉरली गलत हुआ ना. बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के कोड्स पे काम करती हैं. तो क्रेडिट कार्ड का कोड पे काम करने का क्या मतलब है कि आपको उन लोगों के कोड्स पता है. अब आप इधर उधर करिएगा तो भाई ऑर्गेनाइजेशन भी डिफेम होगा कि यहाँ काम ठीक से नहीं हुआ. वहां कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है. आपको अपना बैग, अपना यहाँ तक कि पेन भी नहीं लेके जा सकते हैं, आप वाटर बॉटल भी नहीं लेके जा सकते. अंदर प्रोवाइड होता है, अंदर ही पेन मिलता है. आप उस पेन से काम कीजिएगा और फिर उसको सबमिट करके तब बाहर आइएगा हर दिन,
क्योंकि टिश्यू पेपर, कॉफी वगैरह अगर होगा, आप नैपकिन पे कोड्स लिख के बाहर ला सकते हैं। किसी भी तरीके से चोरी करने वाला दिमाग लगाता है। कई कंपनीज में पेन ड्राइव अलाउड नहीं होता है। देयर हैव बीन केसेस जब जूते के अंदर लोग पेन ड्राइव छिपा करके लेके गए और पकड़े गए हैं सिक्योरिटी। तो वैसे में क्या है कि ये मोरली गलत है। आपको पता है कि आप अपनी कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ गलत कर रहे हैं, और उस कंडीशंस में अगर आपको पकड़ा जाता है तो फिर आपका ग्रेच्युटी पेमेंट रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक मॉरल टर्पिट्यूड का काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा चीज होता है जो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है। आपने एसी खराब कर दिया, लैपटॉप पटक दिया, या आप जानबूझ करके कि आपको गुस्सा आया या आपको किसी चीज से गिरवांस है और आप डेलिबरेटली ये सब कुछ जानते हुए कि हम प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं और आपने वैसा किया, तो वो इस केस में आता है। नेक्स्ट, राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर। देखिए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज में हमेशा ही किसी न किसी बात को लेके अनबन होती। अब आप सोचिए कि मैनेजमेंट क्या चाहता है। मैनेजमेंट ये चाहेगा वो आपको कम पैसा दे, कम पैसे में काम कराए। आप हमेशा चाहेंगे कि आपको ज्यादा पैसा मिले। वो चाहेगा कि आपका ट्रांसफर वहां हो जहां आदमी की रिक्वायरमेंट हो। आप चाहेंगे कि आपका ट्रांसफर वहां हो जहां आपका घर हो। वो चाहेगा कि आपको प्रमोशन मेरिट के बेस पे मिले। आप हमेशा चाहेंगे कि आपको प्रमोशन टाइम के बेसिस पे मिले। होगा ना, एक एम्प्लॉय की तरह सोचिए और फिर एक एम्प्लॉयर की तरह सोचिए। तो ये सारी चीजें हमेशा ही हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा खींचतान का मैटर रहता है। अब उसमें देखिए, स्ट्राइक्स वगैरह कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी बात को या कोई बड़ी भी बात होती है तो उसको भड़काते 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 और फिर तब जा करके वो एक बड़ा मैटर बनता है ना। स्ट्राइक्स वगैरह आप देखे होंगे कि मजदूर को भड़का रहा है भड़का रहा है भड़का रहा है और वो स्ट्राइक कर दी, राइट। राइट, दंगा करने का मतलब एम्प्लॉयर को किसी तरीके से आप डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, काम को खराब करना चाहते हैं। इस तरीके का एटीट्यूड अगर आप में पाया जाता है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि आपका इंटेंशन गलत था एम्प्लॉयर्स के प्रति, आपका बाकी चीजें मतलब गलत हैं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे, और वो पाया जाता है, तब इसको राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर बोला जा सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके बेसिस पे आपका ग्रेच्युटी फोरफीट हो सकता है। ठीक है, इस क्लास को यहाँ तक रहने दीजिए।